हेलो एवरीवन, नेहा दिस साइड। आज हम सभी जितने भी हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस किए थे पुराने 12th क्लास वाले, उसको ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक अंधे बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के 4 सुझाव बताइए। मतलब एक अंधा बच्चा है जिसको आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए आप कौन से सुझाव देंगे उसको, ताकि उसे अकेला और बुरा फील भी ना हो और वो अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस कर सके कि वो सब कुछ काम करने में एबल है जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं। तो क्या है, देखिए, एक अंधे व्यक्ति को चाहिए कि वह सामाजिक रूप से अपने आप को ढालने व आत्मनिर्भर बनने के लिए निम्न सुझाव बताए गए हैं इसमें, ताकि जो भी एक अंधा बच्चा है वो क्या है, सामाजिक रूप से उसे एक्सेप्ट किया जाए, समाज में उसकी एक इम्पोर्टेंस हो। हाँ, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले सुझाव, शुरुआत से ही अपनी शिक्षा के अनुसार प्रशिक्षण होना चाहिए। उसे शुरुआत से ही पता होना चाहिए उस बच्चे को कि मेरे लिए कौन सी शिक्षा है जो ज़रूरी है, मैं कैसे जो है अपना करियर बना सकता हूँ, मुझे किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनको कैसे सिखाते हैं, ब्रेल लिपि से। कैसी होती है, और वो जो ब्रेल लिपि होती है वो कैसी होती है, उसमें 6 डॉट होते हैं। जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 डॉट होते हैं, ऐसे करके होता है 6 डॉट, और इनके ऊपर ही, इन 6 डॉट्स पे ही कोई वर्ड बना होता है जिससे जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो वर्ड जो है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उसको बचपन से ये बात पता होनी चाहिए कि उसको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाज के मूलभूत नियमों की जानकारी जरूर रहनी चाहिए जिससे वह किसी वस्तु को छूकर पहचान ले, ऐसे समझ ले और विकसित कर ले। मतलब उसको जितने भी समाज के नियम हैं, जो चीज़ें हैं, उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए जिससे वो उसे टच करके, उसे महसूस और फील करके उन चीज़ों को, उन बातों को समझ सके। चलने या कहीं सफ़र करते समय ज़रूरी सामान अपने पास रखना चाहिए, जैसे सहायता के लिए छड़ी आदि। ठीक है, जब भी वो कहीं बाहर जा रहा है, कहीं भी घूमने जा रहा है या फिर किसी और जगह जा रहा है, तो उसे ये बात ध्यान रखनी है कि उसे जो भी अपनी सहायता के लिए सामान चाहिए, जो भी डंडी चाहिए, जो भी छड़ी चाहिए जिसकी सहायता से वो चलेगा, तो वो चीज़ उसे अपने पास पहले से रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज के अन्य सदस्यों को अंधे व्यक्ति को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह सभी लोगों की तरह ही समान है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता का विकास हो सके। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसको ऐसा फील ही नहीं होने देना है कि आप समाज से अलग हैं, आप अंधे हैं, आप में एक सेंस है जिसकी कमी है। उसे क्या फील कराना है कि आप भी हमारी तरह हैं, आप भी समाज का हिस्सा हैं और आप भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितना कि एक नॉर्मल पर्सन इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो वो पर्सन भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवाओं को नीति व मूल्य की शिक्षा देने के 4 सुझाव बताइए। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हम नीति और मूल्य, जो बहुत ही बड़े और भारी शब्द होते हैं, अपने में ये इतना ब्रॉडर एक अर्थ होता है इनका, तो उसको जो नियम और जो सिद्धांत होते हैं, हम एक युवा को किस तरह से समझा सकते हैं, क्या आप सुझाव देंगे उसके लिए? उचित व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। ठीक है, जो युवा है, पर्सन है, उसे क्या करना है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, एक ऐसा व्यक्तित्व बनना है, एक ऐसा व्यक्तित्व बन के उभरना है ताकि लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर सके, लोगों की नज़रों में हो कि हाँ देखो वो क्या बन गया, क्या था। तो लोगों की बातें होनी चाहिए, लेकिन वो जो बातें लोग कर रहे हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो आपराधिक रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है अपना ताकि लोग आपको याद करें, लोग आपकी बातें करें। नैतिकता के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, एथिक्स सिद्धांत होने चाहिए। वह व्यवहार जो समाज द्वारा मान्य ना हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम ना करे जो समाज जिसे एक्सेप्ट ना करता हो, समाज उन चीज़ों को ना मानता हो, वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जो युवा पीढ़ी है, शिष्टाचार और आदर्शवादी होना चाहिए, शिष्टाचारिता होनी चाहिए उसके अंदर और आदर्शवादी होना चाहिए। एक डिसिप्लिन उसके बिहेवियर में ही दिखना चाहिए, अपने वर्क को लेकर, अपने एथिक्स को लेकर, अपने मॉरल वैल्यूज, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर उसके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त प्रोटीन और कैल्शियम देना अनिवार्य क्यों है?
ठीक है। तो आप सभी चीज़ जानते हैं, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमेशा जो प्रोटीन और कैल्शियम है इसकी मात्रा अधिक चाहिए होती है। तो उसके लिए कितनी अधिक चाहिए होती है और क्या क्यों उसे देना अनिवार्य है? तो ये आप नॉर्मल सी बात है, क्यों अनिवार्य है? क्योंकि उसको खुद के लिए उतना पोषण चाहिए और जो उसके अंदर एक नई जान पनप रही है, जो एक नया न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, उसके लिए भी उसको पूरे प्रचुर मात्रा में भोजन की आवश्यकता है। इसलिए हम उसको प्रोटीन और कैल्शियम देना अनिवार्य समझते हैं। प्रोटीन की अनिवार्यता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गर्भावस्था में माँ व भ्रूण के नए उत्तकों के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, जो भी गर्भवती माँ है और जो भ्रूण में उसका बच्चा है, उन दोनों के लिए ही ये अनिवार्य होता है। ठीक है, उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए। कैल्शियम भ्रूण की हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, जो भी बेबी है उसके वॉर्म में, जो भी नया बच्चा गर्भ में है, उसकी हड्डियों के विकास के लिए और उसके दांतों के विकास के लिए, उसको दांत को विकसित करने के लिए कैल्शियम की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसोई घर में कार्य करते समय अपनी ऊर्जा की बचत के 4 सुझाव बताइए। जब आप रसोई घर में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे काम करते वक्त आप जो अपनी एनर्जी है, आप जो आपकी ऊर्जा है, उसको किस तरह से बचाएंगे, वो सुझाव दीजिए कि किस तरह से आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। रसोई घर कार्य करते समय निम्न तरीकों से ऊर्जा बचाई जा सकती है। भोजन करने से पहले ही भोज्य पदार्थ को एकत्रित कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से बार बार कोई सामान ढूंढना नहीं पड़ेगा, इससे ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है, जब भी आप कोई काम करने बैठ रहे हैं, जब भी खाना बनाने बैठ रहे हैं, तो सारे मसाले एक बार अपने पास रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार लेते हैं, बार बार नमक उठाने गए, फिर कुछ चीज़ लेने गए, कोई चीज़ लेने गए, तो क्या होगा, आप बार बार चलेंगे और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप थक जाएंगे। तो जो भी आप चीज़ काम कर रहे हैं, जो भी रसोई में कुछ बना रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो पहले वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए बनाना। रात या सुबह के भोजन की तैयारी उससे पहले ही करनी चाहिए। ऐसा करने से भोजन बनाते समय ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है, या फिर आपको कोई खाना है जो आपको सुबह बनाना है या रात को बनाना है, तो उसके लिए आपने पहले तैयारी कर ली। कैसी तैयारी कर ली? आपने पहले मसाला जो है उसको पीस कर रख लिया, सब्जी जो बनानी थी आपने उसको काट के रख ली, उसको धो कर। तो इससे क्या होगा, आप जब उसको बनाने बैठेंगे, जब आपको वो उस काम करने बैठेंगे, तो आपको वो करने में टाइम जो है कम लगेगा। आप देखते हैं कई बार जो हमारी मदर होती है उनको सुबह जल्दी जाना होता है, सबको बाहर ऑफिस वगैरह सब जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो रात को सारा सामान करके रख लेते हैं ताकि सुबह जो खाना है वो जल्दी जल्दी बन जाए। ठीक है, और इससे क्या होगी, हमारी ऊर्जा भी बच जाएगी और काम हमारा जल्दी और टाइम पर हो जाएगा। रसोई घर को रोज साफ सफाई करनी चाहिए ताकि महीनों की सफाई में अधिक ऊर्जा ना लगे। दाल चावल में से प्रत्येक के कंकड़ों को साफ कर लेना चाहिए ताकि उसे बनाते समय परेशानी ना हो और समय व ऊर्जा की बचत हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें ये कॉमनली देखने को मिलती है, हमारे पेरेंट्स घर में करते ही हैं ऐसा, और हम ये चीज़ें हम जानते भी हैं। तो क्या है ये चीज़ें, क्या बताती हैं हमें कि जब भी आप घर की सफाई कर रहे हैं या फिर रसोई घर की सफाई कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आपने महीने का टाइम बना दिया कि हाँ महीने में इस संडे हम सफाई करेंगे। आप हमेशा उसे रेगुलर सफाई करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप थोड़ी थोड़ी देर में सफाई करते रहेंगे, तो बाद में आप जब लास्ट में करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सफाई करने में। ठीक है, और जैसे कि आप चावल वगैरह, दाल वगैरह जो बनाने से पहले, कई बार क्या करते हैं लोग कि जब बनाने जा रहे हैं उससे पहले 10 मिनट या 15 मिनट पहले उसे देखते हैं कि उसमें कुछ कंकड़ पत्थर तो नहीं है। अगर आप उसको लाते ही उसमें सब कुछ चेक कर लेंगे, कोई चीज़ नहीं है, तो आपको बनाते वक्त टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो 15-20 मिनट आप वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एकदम से लाएंगे और उसको बना लेंगे जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे का स्क्वाश बनाने की विधि के चरणों को लिखिए। संतरे का जूस कैसे बनाएंगे, देखिए। संतरे को छिल के उसका जूस निकाल लें। ठीक है, स्क्वाश बनाने के लिए क्या है, पहले संतरे को छिल लीजिए, उसका जूस बना लीजिए, जो नॉर्मल आप लोगों को पता है कैसे बनाते होंगे, जूस बना लीजिए उसका। चीनी और स्टिकी एसिड को पानी में डाल के आंच पर पकाएं, इससे चीनी के घुलने तक पकाते रहें। ठीक है, आपको चीनी और स्टिक एसिड आपने उसमें डाल देना है और जब तक आपको उसको आंच पे रखना है, जब तक गैस जला के रखनी है, जब तक चीनी जो है पूरी पिघल ना जाए। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद उसमें एसेंस और रंग डाल के उसे अच्छी तरह मिला लें। ठीक है, एसेंस डालिए उसके अंदर और रंग डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। KMS को गर्म करने में धोकर बोतल में डाल लें। उसके बाद जब आपने बना लिया तो आप बोतल धोइए और उसके अंदर डाल लीजिए और उसको बाद में यूज़ करते रहिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी बहन ने एक
2017 को एक कन्या को जन्म दिया। ठीक है, आपकी बहन है, उसने 2017 में एक बच्ची को, एक लड़की को जन्म दिया। उसकी बहन अपनी बहन का मार्गदर्शन करने के लिए एक बच्ची के पहले वर्ष प्रशिक्षण सारणी बनाई है। ठीक है, बच्ची जन्म हुई है, किसी बच्ची का जन्म हुआ है, तो आप जो उसकी माँ है उसको कौन कौन सी ऐसी बातें बताएंगे 1 वर्ष तक के लिए अपनी बच्ची की, कि क्या क्या उसे बातें ध्यान रखनी है, किस तरह की चीज़ें खानी है, किस तरह का बच्चे को देना है, और जो भी चीज़ें हैं कैसे प्रॉपर तरीके से करनी है, बच्चे को कौन सा टीका लगवाया जाएगा, क्या बीमारी उस टाइम पे हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो आप उसको, जो उसकी मदर है उसको समझाएंगे। तो क्या आप सारणी में देखिए, सबसे पहले है किसके लिए, क्या और कब। किसके लिए दे रहे हैं हम, गर्भवती स्त्री के लिए। क्या है, टीटी यानी कि टेटनस टॉक्साइड। और कब देंगे, गर्भावस्था के प्रारंभ में, जब गर्भावस्था शुरू होगी, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे देंगे। और क्यों देंगे, टिटनेस से रक्षा करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको टेटनेस की जो इश्यू होता है वो हो जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको टेटनेस की रक्षा के लिए देंगे। और शिशु जो 1 साल से कम है उसको क्या करेंगे, बीसीजी। बीसीजी जो होता है ये एक इंजेक्शन है जो बच्चों को जितने भी इश्यूज होते हैं छोटे में जो उनको हो जाते हैं उनसे उनको सिक्योर कर रखता है। और कब देना है, जन्म के समय। क्यों देना है, क्योंकि श्रेय रोग हो सकता है। श्रेय रोग सभी जानते हैं, टीबी जिसे हम कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए। और क्या करेंगे 1 साल तक, आप देखिए, पोलियो की पीने वाली दवा। पोलियो की पीने वाली दवा देंगे, क्यों, क्योंकि पोलियो से बचाव होगा। आपको पता है बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको हर एज में उनको पोलियो की दवा दी जाती है, तो पोलियो की दवा देंगे उसे। बीसीजी देंगे जैसे 6 हफ्तों में श्रेय रोग से बचाने के लिए, श्रेय रोग मतलब टीबी से बचाने के लिए। और डीपीटी 1 की लगेगी इंजेक्शन, पोलियो डीपीटी 2 का लगेगा, फिर पोलियो की बूंदे, फिर डीपीटी 3, फिर पोलियो की बूंदे, खसरा, छोटी माता, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखिए। 14 महीने में, 9 महीने में लगी जाएगी। टेटनस, डिप्थीरिया, खसरे, इन सभी रोगों से बचाने के लिए। तो ये जो टेबल है, अगर ये आप टेबल लर्न कर लेते हैं तो आपको सभी चीज़ें ध्यान में रहेंगी कि कौन सा इंजेक्शन कब लगाना है, कौन से मंथ में लगाना है, कौन से सप्ताह में लगाना है। ठीक है, 9 महीने बाद लगाना है या 9 हफ्ते बाद, 14 हफ्ते बाद, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 वर्षीय लड़कियों को 4 विशेषता बताइए। कोई भी लड़की जो 16 वर्ष की है, ठीक है, तो अभी आप लोग 12th क्लास में तो कई होंगे ऐसे स्टूडेंट जो 16 साल के होंगे, 16, 17, 18 में। तो जो भी आप 16, 17 साल की कोई लड़की है, बच्ची है, तो उसकी 4 विशेषता बताइए कि वो कैसी होगी, क्या व्यवहार में होगा, उसके क्या चीज़ कर रही होगी। तो क्या है, 16 साल की लड़की एक वयस्क के समान लगने लगती है। ठीक है, एक बड़ी लड़की युवती के रूप में लगने लगती है जब वो 16 साल की हो जाती है। उसके संपूर्ण शारीरिक विकास हो चुका होता है। इस टाइम पर क्या होता है, 16 साल की एज में उसका जो पूरा फिजिकल डेवलपमेंट है वो पूरा हो चुका होता है, शारीरिक रूप से वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। इस उम्र की लड़कियां अपने भावी जीवन व करियर की तैयारी के लिए और अधिक ध्यान देती हैं। ठीक है, जब वो 16 साल की हो जाती है तो उनको समझ आ जाती है ये बात कि मेरा करियर जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, कि मुझे कौन से अवसर मुझे मिल रहे हैं और मुझे उन्हें कैसे ग्रैब करना है, वो चीज़ें किस तरह से मुझे मैनेज करनी है। तो इस टाइम पे उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या गलत और क्या सही है। ठीक है, अभी मुझे अपने करियर के लिए क्या चीज़ें करनी है। इस अवस्था में मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पक्षों में परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, वो चीज़ों को समझने लगती है, मानसिक रूप से डेवलप हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, कौन सा इमोशन सही है, वो समझ जाती है। सामाजिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी, इमोशनल्स में उसका कंट्रोल हो जाता है और सोशली वो डेवलप हो जाती है। सोशलाइजेशन का जो गुण होता है उसमें आ जाता है। अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को भली भांति समझने लगती है। ठीक है, अपने जो भी कर्तव्य हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसके बारे में वो जानने लगती है और उन चीज़ों को फॉलो करती है, अपने उत्तरदायी समझ जाती है। निम्नलिखित के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय आप किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे। मतलब अगर आप लंबी बस यात्रा में जा रहे हैं तो आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, विवाह के अवसर पर जा रहे हैं तो कामकाजी प्रौढ़ हैं या वृद्ध पुरुष हैं, अगर आप इनमें से कुछ है तो आप किस तरह के कपड़े जो है पहनना प्रेफर करेंगे जो आपको लिए अच्छे हों। तो ये चीज़ें क्या है, नॉर्मली ये चीज़ें आप अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी लंबी यात्रा, बस यात्रा कई लोगों ने करी तो आपको पता होगा कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं, कैसे कपड़े पहनने में। और शादी का भी पता है कि शादी में आप
कैसे पहन के जाएंगे। शादी में वैसे तो पहन के नहीं जाएंगे जो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होंगे, लंबी यात्रा के लिए। तो हर चीज़ के जो अलग अलग तरीके होते हैं कपड़े पहनने के कि हमें कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब आप लंबी बस यात्रा करेंगे तो कैसे पहनेंगे। यात्रा करते समय हमेशा सूती वस्त्र होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो आपका कपड़ा सूती होना चाहिए ताकि वो आपको आराम दे और रिलैक्स फील करवाए। वस्त्र थोड़े ढीले ढाले होने चाहिए और वस्त्रों का रंग ऐसा होना चाहिए जो जल्दी गंदा ना हो, यानी कि आपको डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं। ठीक है, ताकि जब भी हम रास्ते पे जाते हैं तो कपड़े गंदे ना हो, इसलिए आपको डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके और वो गंदे भी पता ना चले। विवाह के अवसर पे कैसे पहनेंगे आप। वस्त्र आकर्षक होने चाहिए, वस्त्र का रंग चमकीला और देखने में सुंदर होना चाहिए। तो सभी जानते हैं कि जब भी आप शादी वगैरह में जा रहे हो तो आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कि मतलब शादियों में क्या होता है कि हम कपड़े ऐसे पहनते हैं जो हमें तो अच्छे लगे ही लगे, लेकिन साथ में जितने मेंबर्स आए वो उनको भी अच्छा लगे हमारा ड्रेसिंग सेंस, और वो बाद में तारीफ भी करे कि भाई उसकी ड्रेस थी, मस्त लग रही थी, ऐसे समथिंग टाइप्स। तो हम क्या करना, जो भी हम कपड़े पहनेंगे वो आकर्षित होने चाहिए और दूसरों को भी वो सुंदर लगने चाहिए और हमें खुद तो अच्छे लगेंगे ही। नेक्स्ट क्या है, कामकाजी प्रौढ़। अगर आप कामकाजी प्रौढ़ हैं तो आप किस तरह के कपड़े पहनना प्रेफर करेंगे। तो क्या है, गृह कार्य करते समय महिलाओं के लिए कपड़े सूती व पसीने को अवशोषित करने वाले होने चाहिए। अगर घर में काम कर रही है स्त्री तो कपड़े सूती होने चाहिए ताकि जो पसीना है उसको रोक सके। कामकाजी महिला के लिए कपड़े टिकाऊ व मजबूत होने चाहिए। ठीक है, कपड़े ऐसे होने चाहिए टिकाऊ हो और मजबूत हो और लंबे समय तक उसे यूज में लाया जा सके। अगर वृद्ध पुरुष हैं आप, अगर आप बूढ़े आदमी हैं, बूढ़े इंसान हैं, तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। वृद्ध व्यक्ति के कपड़े हमेशा ढीले ढाले होने चाहिए। ठीक है, उनके कपड़े हमेशा ढीले ढाले होने चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील करें। वस्त्रों के डिजाइन सरल होने चाहिए ताकि उल्टे और सीधे में परेशानी ना हो। ठीक है, सिंपल डिजाइन होना चाहिए बिल्कुल, ताकि उन्हें ये बात समझ आ जाए कि कौन सा कपड़ा उल्टा है कौन सा सीधा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक कमरे के घर में स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करने के 8 सुझाव दीजिए। ठीक है, आपको अपने कमरे का एक कमरे को घर जो है उसका एक आपको यूजफुल प्रयोग करना है, तो आप कैसे करेंगे उसके सुझाव दीजिए। एक कमरे वाले घर का उपयोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक कमरा है, एक कमरे का यूज आप किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज करने में यूज कर सकते हैं, जो भी एक कमरे में पूरा फैमिली रहती है उनके लिए। एक कमरे वाले घर में हम एक कोने में छोटा सा रसोई बना सकते हैं। ठीक है, एक अलग से कॉर्नर दे सकते हैं जहाँ पे उन्होंने रसोई घर का बना लिया कि यहाँ पे रसोई घर का काम होगा। एक कमरे वाले घर में अधिक सामान नहीं रखना चाहिए, जैसे पलंग के फर्श पर ही सोएं। ठीक है, अगर पलंग रख लेंगे आप तो पूरा घर जो है छोटा सा हुआ तो पलंग ही पूरा हो जाएगा, वो कमरे में सिर्फ पलंग ही दिखेगा। तो अगर आप एक कमरा है तो पलंग मत लीजिए, सिर्फ जमीन पर सो जाइए। ठीक है, फर्श पे सो जाइए। एक कमरे वाले घर की साज सज्जा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह आकर्षक व सुंदर लगे। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आपके पास एक घर है 10 घर है तो आपको उसको क्या करना है, उसको ऐसे सजाना है, साज सज्जा करनी है ताकि वो आकर्षित और सुंदर लग सके। एक कमरे वाले घर में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी एक कमरा है आपका उसमें प्रकाश जो है अच्छी तरीके से आना चाहिए, प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए वहाँ। एक कमरे वाले घर के सामान को हमेशा व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए और उस जगह का उपयोग करें। ठीक है, जो भी आपने सामान आपको प्रॉपर करना है कि ये वाला सामान मुझे यहाँ रखना है, कपड़े यहाँ टांगने हैं, फ्रिज यहाँ पे होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से रखनी है और वहीं पे रखनी है बाद में। ठीक है, अगर आप उस चीज़ का यूज़ वापस वहीं पे रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भवती स्त्री के लिए कम मूल्य में एक संतुलित दोपहर के भोजन का आयोजन कीजिए। इस आयोजन को करते समय आप किन 4 बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो गर्भवती वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भी अपने पेपर में 1 से 2 तो गर्भवती वाले क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे कि गर्भवती स्त्री है तो कैसे वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी। अगर वो टीन एज में गर्भवती होगी तो क्या उसे प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसे कौन से इश्यूज हो सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये गर्भवती से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा, साथ में 2 भी आ सकते हैं। तो आपको ये वाले जो गर्भवती वाला क्वेश्चन है इसके लिए प्रिपेयर रहना है बिल्कुल ही मेंटली। तो क्या है, आप दोपहर का भोजन बना रहे गर्भवती महिला के लिए तो क्या देंगे उसको चपातियां देंगे, कितनी 3 रोटियां देनी है उसको, मेथी आलू की सब्जी देनी है 2 कटोरी। ठीक है, 2 कटोरी में आपको मेथी आलू की सब्जी देनी है ताकि हरी सब्जी होगी जो कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा उसमें भरपूर मात्रा में उत्पन्न करेगा। उड़द की दाल देनी है 1 बड़ा कटोरी, सलाद देना है आधी प्लेट। ठीक है, आधी प्लेट में से सलाद भी देना है, सैलेड। इस समय
कैलोरीन, प्रोटीन, कैल्शियम, लोह तत्व, विटामिन ए, विटामिन सी अधिक बढ़ जाता है। हमें इसी पौष्टिक तत्व को ध्यान रखना चाहिए और भोजन का आयोजित करना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, सभी चीज़ें उनको विटामिन मिलने चाहिए, ऐसा भोज्य पदार्थ उनको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की अनुचित आदतें पर्यावरण निम्नीकरण का कारण बन सकती है। पर्यावरण निम्नीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, तो वो होता है पर्यावरण निम्नीकरण। ठीक है, हमारी ऐसी गलत एक्टिविटी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या है क्वेश्चन, कैसी हमारी आदतें हैं, अनुचित आदतें मतलब गलत आदतें जो हमारे पर्यावरण का निम्नीकरण कर रही है, और क्या कारण है उसके। इस कथन के 5 उदाहरण सहित बताइए, 5 उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाना। ठीक है, जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर सभी लोग जाते हैं, जैसे पार्क, स्कूल, अस्पताल, इन जगहों पे कचरा करना, तो क्या ये प्राकृतिक निम्नीकरण कर रहे हैं। सेकंड, कैसे कर रहे हैं लोग, कारखानों के विषैले गैसों से नदियों का पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, जो कारखानों के गंदा विषैला पानी होता है वो नदियों के पानी से कहीं ना कहीं पाइप से जुड़ा होता है, पाइपों द्वारा। तो जो भी काम हो रहा है कारखानों में, उनसे जो पानी जाता है तो वो जो नदियों का पानी है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण खराब हो रहा है इससे। गांव के लोग अपने पालतू जानवरों को नदी में नहलाते हैं। ठीक है, तो सभी जानते हैं नदी में नहलाते हैं, पानी गंदा हो रहा है। अपने आसपास के पेड़ पौधों को काट देते हैं। आसपास के पेड़ पौधे काटेंगे, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। तो इस तरह से कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। हमारे समाज में लोग अपनी संस्कृति के कारण भी नदियों और पर्यावरण को दूषित करते हैं। ठीक है, अपनी जो भी संस्कृति है उसकी वजह से भी वो पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारे नदियाँ होती है उसके अंदर पूजा पाठ की सामग्रियों का यूज़ करना। ठीक है, वो बता रहे हैं कि किस तरह से गलत है, लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सब अपने तरीके से करते हैं। और पेड़ों पे चीज़ें बांधना, कुछ ऐसी चीज़ें करना, तो ये क्या धार्मिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का निम्नीकरण कर रही है, उसका ह्रास कर रही है। लेकिन लोगों की श्रद्धा, अब लोग अपना विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ वो लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्र निर्माण की किन्हीं 3 तकनीकों को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, वस्त्र को आपको बनाना है, उसकी 3 जो तकनीक है, किस तरह से आप कपड़ा बनाते हैं उसको आपको बताना है। सबसे पहला क्या है, वस्त्र बुनकर। बुनाई करके क्या है, बुनाई द्वारा वस्त्रों को एक चटाई की तरह बुना जाता है। यह वस्त्र बुनने का सबसे सरल तरीका है। ठीक है, वस्त्र को बुनना जो है सबसे इजी मेथड है कपड़े बनाने का। नेक्स्ट है आपका बुनाई यानी निटिंग। इस बुनाई द्वारा बुने वस्त्र ऊनी होते हैं जो सर्दियों में पहने जाते हैं। एक ऊनी के गोले में फंदों को आपस में गुथकर वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी जानते हैं आप ऊन वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, जो सलाइयाँ होती है उनके माध्यम से गुथकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड, ब्रांडेड वस्त्र। ब्रांडेड वस्त्र क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली जो हम जहाँ से जाते हैं वहाँ से लेके आ जाते हैं खरीदे हुए। इस वस्त्रों को चोटी की तरह गुथ कर बनाया जाता है। तो कैसे बनाते हैं, चोटी की तरह गुथ कर बनाए जाते हैं ये ब्रांडेड वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर की रोज की सफाई के अंतर्गत कौन कौन से 4 गतिविधियां आती हैं। ठीक है, घर में जो रोज की सफाई होती है उनमें कौन सी से 4 एक्टिविटीज आप इंक्लूड करेंगे जो आप रोज करते हैं घर को साफ करने के लिए। ये तो कॉमन चीज है, ये आप बता ही सकते हैं क्या क्या चीजें करते हैं आप। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। ये एक्टिविटी 3 है जिनको हम कभी नहीं रोक सकते। ठीक है, इनको हमें करनी पड़ती है रोज का रोज, क्योंकि झाड़ू तो रोज लगेगी, पोछा भी लगेगा, बर्तन तो खाना खाएंगे तो बर्तन गंदे होंगे तो वो धोने पड़ेंगे, कपड़े पहनेंगे बाद में उसको चेंज करेंगे तो धोना पड़ेगा। तो जितनी भी एक्टिविटीज है ये रोज का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पॉलिश की गई लकड़ी की टेबल का रख रखाव कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास एक लकड़ी की टेबल है जो पॉलिश की हुई है, तो आप उसको कैसे रखेंगे ताकि वो जल्दी खराब ना हो और लंबे टाइम तक आप उसका यूज कर सके। तो क्या करेंगे आप, लकड़ी की टेबल के रख रखाव के तरीके। लकड़ी की टेबल जल्दी गंदी हो जाती है, उसे समय समय पर रोज साफ करना चाहिए। ठीक है, उसे आप रोज साफ करेंगे ताकि वो ज्यादा गंदी ना हो जाए। टेबल को एक सूती कपड़े से साफ करेंगे। ठीक है, सूती कपड़ा क्या होता है, मुलायम होता है, उसको साफ करेंगे तो वो जल्दी साफ भी हो जाएगा और उस पर कोई स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। लकड़ी की टेबल को हम एक गीले कपड़े की सहायता से भी साफ कर सकते हैं। ठीक है, गीले कपड़े की सहायता से भी आप साफ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गीला कपड़ा नहीं लेना। अगर ज्यादा कपड़ा गीला लेंगे तो वो फूल जाएगा, अगर धोएंगे बिल्कुल पानी से तो इसलिए हल्का गीला कपड़ा लेना है जो साफ कर देगा, उसकी चमक वापस ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित
प्रत्येक सफाई सामग्री के 2 उदाहरण दीजिए। ये सफाई सामग्री है, इनके बारे में आपको उदाहरण देना है। अपघर्षण, अम्ल, क्षार, विलायक। तो जो अपघर्षण है उससे क्या होता है, ब्रश या झाड़ू। अपघर्षण मतलब कि ऐसा काम जिसमें हमें घर्षण, दबाव लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, झाड़ू और ब्रश। अम्ल में क्या होता है, तेजाब, हार्पिक, जिससे आप अम्लीय पदार्थ होता है ये। क्षार क्या होता है, साबुन और डिटर्जेंट। विलायक क्या होते हैं, फिनाइल और डेटॉल। ठीक है, ये चीजें हैं जिनके आपको एग्जाम्पल देने थे और आप ये याद रख सकते हैं, डेली लाइफ में भी आप इन्हें इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 प्लग को आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, किस तरह से आप प्लग जो है उसको कैसे बदलेंगे। प्लग के बीच में स्थित पेच को ढीला कर देंगे। ठीक है, आपको पता है जब प्लग देखा होगा आपने, उनके साइड साइड में वो पेचिस लगे होते हैं, उन पेच को खोल देंगे, उनको ढीला कर देंगे। तारों पर लगे प्लास्टिक को तेज चाकू और ब्लेड से तारों को खोल देंगे। ठीक है, तारे जितने भी हैं उसको खोल देंगे हम चाकू की हेल्प से। नए प्लग को लगा ले, धनात्मक को एक पेच में और ऋणात्मक को दूसरे समांतर पेच में कस दे। ठीक है, जो माइनस वाला है उसे माइनस से और प्लस वाले को प्लस से। ठीक है, उल्टा नहीं कर देना वरना वो चलेगा नहीं, फिर यूजलेस हो जाएगा वो। तो जितना ऋणात्मक वाला है उसको ऋणात्मक से और धनात्मक वाले को धनात्मक से करेंगे। बाद में ये जरूरी जांच ले कि धनात्मक और ऋणात्मक तार एक दूसरे से छुए ना हो। ठीक है, अब बाद में से देख लेना है कि जो भी आपने ऋणात्मक और धनात्मक बनाए हैं वो एक साथ जुड़े नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। न्यूट्रल तार को नीचे वाले पेच में डालकर कस दे। जो न्यूट्रल तार है उसको नीचे कस देना चाहिए और ढक्कन लगा के मुख्य पेज भी कस देना चाहिए। उसके बाद पूरी एक्टिविटी आपने अंदर की कर दी, उसके बाद उसका ढक्कन लगाइए और जो आपने पेज स्टार्टिंग में खोला था उसको वापस बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो अपना प्लग है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स के कोई उचित नीतिगत व्यवहार को बताइए। एक नर्स है वो किस तरह से एक नीतिगत व्यवहार करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी, तो उसके लिए आपको बताना है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके व्यवहार में। सभी के साथ नर्स का व्यवहार नम्रता पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है अच्छा और बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी इशू है किसी भी मरीज को, तो वो आराम से अपनी जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको बता सके। अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो जो पेशेंट है वो खुलकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर पाएगा। नर्स को कभी भी जात पात जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखना चाहिए और सभी को समान सेवा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, हमें सिर्फ नर्स वाले व्यवसाय में नहीं, इनफैक्ट जितने भी हमारे व्यवसाय हैं उन सभी में जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हम रिलीजन के नाम पे करते हैं, वो तो कहीं नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए। नर्स को अपने रोगी को समय समय पर दवाइयाँ देनी चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको दवा देनी चाहिए ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके। नर्स को अपने रोगी की ज़रूरतों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो भी उसकी ज़रूरतें हैं कि क्या नीड है, क्या ज़रूरत है उसकी, उसको पूरा करना चाहिए। नर्स को रोगी को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उनके अंदर जो पेशेंट होते हैं उनमें एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, उनको वो प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपको कोई भी इशू नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इससे क्या होता है, उनके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच आती है और वो जल्दी जल्दी रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप किन 2 कार्य प्रणाली को नियमित रूप से अपनाएंगे। ठीक है, अपने आसपास की आपको स्वच्छता बनाए रखनी है, सफाई रखना है, तो इसके लिए आप क्या क्या चीजें जो आप करेंगे। अपने आसपास व घर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे आप, घर में डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। डस्टबिन ना यानी कि कूड़ेदान का प्रयोग करना है आपको अपने घर में। और यह ध्यान रखना चाहिए कि गीला व सूखे कचरे को हमेशा अलग अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। और अगर कचरा रिसाइकल होने वाला है यानी दोबारा यूज में लाने वाला है तो उसे अलग करके रखना चाहिए ताकि उसका प्रयोग बाद में किया जा सके। ठीक है, जो भी अगर रिसाइकल वाला जिसका दोबारा यूज कर सकते हैं तो उसको आप अलग रखिए ताकि आप बाद में उसका यूज कर सकेंगे। और गीला और जो सूखा कचरा है उनको भी अलग अलग डस्टबिन बनाने चाहिए, उस पर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, घर के बाहर कभी भी शौच नहीं करना चाहिए और सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, घर के बाहर आपको शौचालय नहीं करना है और जब आपको शौच जाना है तो आपको क्या करना है, शौचालय का यूज करना है, टॉयलेट अपना वॉशरूम यूज करना है और उसे हमेशा साफ करते रहना है। ऐसा ना करने से कोई बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर शौचालय का यूज करते हैं तो आप बहुत सारी जितनी भी बीमारियां डिसीजेज हैं उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 माह के शिशु को दूध के अतिरिक्त और कौन कौन से 2 खाद्य पदार्थ परोसे जा सकते हैं। ठीक है, जो एक 5 महीने का बच्चा है,
ठीक है, जो अभी न्यू बॉर्न ही है, 5 महीने हुए हैं सिर्फ उसको, तो उसके लिए जो मदर उसको दूध पिलाएगी, लेकिन साथ में आप ऐसे कौन सी 2 चीज़ें जो आप उसको दे सकते हैं जिससे वो अच्छे से पाचित कर सकता है, पचा सकता है। तो 5 माह के शिशु के लिए दूध के अतिरिक्त मुलायम पदार्थ देने चाहिए, ठीक है, पतला और मुलायम हो जिसको वो आसानी से निगल सके। शिशु को दाल का पानी व मुलायम चावल देने चाहिए, इस आहार को पूरक आहार कहते हैं। ठीक है, जब आप उसको मुलायम और जो भी पानी वाला पदार्थ है, दाल वगैरह चीज़, दाल का पानी, वो आपको देना चाहिए उस बच्चे को। ठीक है, और जब ये क्या होते हैं, ये पूरक आहार होते हैं, जब बच्चे को माँ के दूध के अलावा उसके अनुसार उसको भोज्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं, तो उन आहार को क्या बोलते हैं हम, पूरक आहार। लड़कों में यौवनारंभ के समय होने वाले किन्हीं 2 परिवर्तन के बारे में बताइए। मतलब जो भी बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं, यौवनारंभ मतलब जब वो यौवन की अवस्था में होते हैं, जब वो अडल्ट होने लग जाते हैं, जब वो बड़े होने लग जाते हैं, जब वो एडोलसेंस बन जाते हैं, ठीक है, जब किशोर बन जाते हैं, तो उनके बारे में आपको 2 विशेषता बतानी है कि वो क्या क्या होता है उनके अंदर। सबसे पहले क्या होता है उनके अंदर, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। लैंगिक परिपक्वता मतलब होता है कि उनके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो जिनसे जो जनरेशन बढ़ेगी, उन सभी जो चीज़ है, उन सभी जो पार्ट्स हैं, उनका विकास होने लग जाता है, यानी कि जननांगों का, वो वाले अंग जिनके माध्यम से जनन होता है। ठीक है, तो वो उनका आकार बढ़ जाता है और वीर्य उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, वीर्य का उत्पादन हो जाता है। वीर्य क्या होता है, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, ठीक है, जिसको, तो उसका भी उत्पादन होना स्टार्ट हो जाता है बॉयज में। नेक्स्ट है शारीरिक परिवर्तन। अब ये तो आपको सभी को पता है, ये देखने में भी पता चल जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन क्या हो रहा है कि वो बड़े होते हैं, थोड़े उनका शोल्डर चौड़ा होने लग जाता है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ वगैरह आने लग जाती है। और क्या होता है, किशोरों के गुप्तांगों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जो श्वेत ग्रंथि के कारण होता है। इससे उनके शरीर पर भी मुलायम व हल्के रंग के बाल आने जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, चौड़ा हो जाते हैं थोड़े, वो हड्डियों का विकास हो जाता है और बलशाली भी हो जाते हैं, और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। ये जितने भी बॉयज़ हैं इनको तो पता होगा क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो लिख सकते हो। यहाँ तक कि गर्ल्स को भी पता होता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बनी बनाई बूशर्ट, बूशर्ट मतलब जो शर्ट आप देखते हैं उसको बोलते हैं, कि सिवने में आप कौन सी 4 विशेषताओं की जांच करेंगे। ठीक है, जब भी आपने कोई सिली सिलाई बूशर्ट खरीदी है या शर्ट खरीदी है, तो एक बनी बनाई शर्ट की जांच करते हुए ध्यान रखने योग्य बातें। क्या ध्यान रखेंगे आप, एक शर्ट को खरीदते समय यह देखेंगे कि उसकी सिलाई पक्की हो। ठीक है, उसकी सिलाई को देख लेंगे, उसको ऊपर नीचे करके देख लेंगे कि दोनों तरफ सिलाई अच्छे से हो रखी है, नहीं हो रखी, दोहरी सिलाई हो रखी है, नहीं हो रखी। शर्ट के कॉलर के कोने सही से मुड़े होने चाहिए। ठीक है, सही से, बिल्कुल सही, परफेक्ट तरीके से वो लगे होने चाहिए। शर्ट खरीदते समय यह जरूरी देखना चाहिए कि उसके काज और बटन सफाई से व मजबूती से टके होने चाहिए। ठीक है, सफाई और अच्छी तरीके से वो मजबूती से बने होने चाहिए बिल्कुल। शर्ट के कफ अच्छी तरह से लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक तंतु व मानव निर्मित तंतु के 2 एग्जाम्पल देने हैं। प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं, वो तंतु जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जिसमें मानव का किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, या फिर कृत्रिम बोल सकते हैं इन्हें, मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाई गई है प्राकृतिक चीजों का यूज करके। ठीक, तो सबसे पहले क्या, प्राकृतिक तंतु कौन से, कपास, जूट और ऊन हमारे प्राकृतिक तंतु है। मानव निर्मित है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए निद्रा व विश्राम की क्या आवश्यकता है। हमारे लिए सोना और रेस्ट करना, ये दोनों जो वर्ड है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये आवश्यक है हमारे लिए। हमारे लिए सोना क्यों ज़रूरी है और आराम करना क्यों ज़रूरी है। हमारे लिए आराम और विश्राम बहुत ज़रूरी है। क्यों, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। हमारी बॉडी को एक टाइम के बाद रेस्ट की नीड होती है, तो इसके लिए हमारे माइंड को और हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को, इन दोनों को आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए। नींद लेने से क्या होता है, तनाव में कमी होती है। अगर हमें कोई स्ट्रेस है, कोई इशू है जो हमें बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम सो जाते हैं तो थोड़ा सा हमें रेस्ट मिलता है, हम उन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हैं और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, जब हम सो के उठते हैं या फिर रेस्ट करके आते हैं वापस, तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है। अपने दैनिक कार्यों में कोई समस्या नहीं होती, और अपने जो डेली वर्क्स हैं उनमें भी कोई इशू नहीं होता, हम उसको रेगुलरली आराम से करते रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर के लाभ बताइए, इसके इस्तेमाल से हुए किन बातों पर ध्यान रखेंगे आप। जो प्रेशर कुकर है आप उसका यूज कर रहे हैं तो क्या लाभ है उसका, और जब आप प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करते समय आप कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे जब आप उसे यूज कर रहे हैं। तो क्या है, क्या लाभ है प्रेशर कुकर का, जो खाना है वो बहुत जल्दी बन जाता है और ईंधन की भी बचत होती है, ठीक है, हमारी गैस भी बच जाती है और जो कुकर में खाना भी जल्दी बन जाता है। भोजन के कोई भी पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते, ठीक है, किसी भी तरह का जो पौष्टिक तत्व है वो नष्ट नहीं होता, प्रॉपर जैसे होता है वो वैसे बन जाता है। एक साथ दो या अधिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एक साथ हम दो चीजें भी कर सकते हैं। जैसे कुकर है उसमें आलू उबाले, आलू के साथ हम अंडे उबाल सकते हैं, तो दो चीजें हमने, दो एक्टिविटी कर दी। या फिर हमने दाल बनाई कुकर में दाल बनाते वक्त भी हम आलू डाल सकते हैं, तो आलू भी उबल गए, दाल भी बन गई। तो क्या करा हमने, दो एक्टिविटी एक साथ कर दी कंबाइन करके। और ध्यान क्या रखेंगे जब आप प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं, तो क्या बातें ध्यान में रखेंगे। पहला, प्रेशर कुकर को राख से साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्रेशर कुकर को राख से आप नहीं साफ करेंगे, क्योंकि अगर आप राख से करेंगे तो राख के कुछ कण होंगे जो उसमें रह जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कुकर जो होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें देखा होगा आपने, जब हाथ लगाइएगा कभी तो देखिएगा। कुकर में खाना बनाते समय सामान्य पानी रखना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल पानी रखना है जितनी नीड है, अगर ज्यादा रख देंगे तो पानी वाली सब्जी हो जाएगी, ठीक है, पानी। कुकर में अपनी क्षमता से अधिक पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, कुकर की जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी डालें, जितना वो रख सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने दुपट्टे पर आप ट्रिटिक विधि द्वारा बंदेज कैसे बनवाएंगे, ठीक है, ट्रिटिक विधि क्या है और उस पर बंदेज कैसे करवाएंगे, किस पे, अपने दुपट्टे पे, अपनी चुन्नी पर। बंदेज रंग प्रतिरोध की एक प्रक्रिया है, ठीक है, बंदेज क्या है, रंग को करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जो भी आपका दुपट्टा है, जो आपकी चुन्नी है, उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें डाल देते हैं, उसको बांध देते हैं, उसके बाद उसमें कलर में डाल देते हैं, और जहां जहां आपने चीजें बांधी है वहां कलर नहीं होता, बाकी पूरे चुन्नी पे कलर हो जाता है। तो क्या है ये, बंदेज विधि। इस विधि में दुपट्टे को कई जगह से बांधा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चुन्नी को अलग अलग जगह से बांध देते हैं। बंदी जगह में कुछ चुने हुए भाग होते हैं। इस विधि को कर बंदेज या बंधी हुई जगह रंग नहीं होता। मैंने क्या बताया, जैसे कि जहां भी आप बांधेंगे वहां पे कलर नहीं होगा, बाकी पूरी चुन्नी में कलर हो जाएगा जहां जहां नहीं बंधा होगा। ये एक सुंदर, और इससे क्या होता है, एक सुंदर दुपट्टा आपको मिल जाता है। और जब आप उसको बांधते हैं ना, जब चुन्नी को बांधते हैं तो उसमें कोई भी आप किसी चीज को रख सकते हैं, जैसे आपने चूड़ी को रखकर बांध दिया, चने की दाल को रख के बांध दिया, या चने होते हैं उनको रख के बांध दिया, या फिर राजमा देखा होगा आपने, राजमा को डाल दिया चुन्नी में बांध दिया, तो क्या होगा, उन जगह पे नहीं आएगा, और जो भी आपने चीज डाली है उसका डिजाइन भी आ जाएगा उसमें। तो आप ये चीज भी कर सकते हैं जब बंदेज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के बीच एक एक मुख्य अंतर बताइए। आपको इसके बीच में अंतर बताना है कि सामान्य आहार क्या होता है और उपचारात्मक आहार क्या होता है, और गलगांठ क्या होती है और बौनापन क्या होता है। सबसे पहले क्या, सामान्य आहार क्या होता है, ये ऐसा आहार है जिसमें पोषक तत्व एक सामान्य व्यक्ति के मुताबिक ही होते हैं। इस आहार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ये आहार पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, ठीक है। सामान्य आहार मतलब जनरल आहार, मतलब नॉर्मल आहार है जो जिसमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं और एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा उपचारात्मक आहार। इस आहार का मतलब यह है कि जिस आहार में परिवर्तन किया जाता है किसी रोगी की स्थिति के अनुसार, ठीक है। उपचारात्मक जैसे वर्ड समझ आ रहा है, उपचार वाला आहार, इसे हम चिकित्सात्मक आहार भी कहते हैं, ठीक है। दो वर्ड आपको मतलब याद रखना है दोनों का, कि जब कोई पर्सन बीमार है, कोई रोग है उसको, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग खाना दिया जा रहा है, आहार प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन है, गलगंड क्या होता है और बौनापन, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसे आप भाषा में घेंगा रोग कहते हैं। घेंगा रोग जानते हैं आप लोग? घेंगा आपने देखा होगा, आपकी अगर बुक है तो उसमें पिक्चर भी बनी होगी घेंगा रोग की, जो गले में हो जाता है इतना बड़ा सा कुछ, तो वो घेंगा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये देखिए, गले में सूजन आ जाती है और बड़ी ससी गांठ गले में निकल आती है। यहाँ पे बहुत बड़ी सी गांठ आ जाती है निकल के, पता नहीं किस साइड होता है, मतलब किधर भी हो सकता है, तो गांठ आ जाती है उसके अंदर। और बौनापन क्या होता है, बौनापन आप सभी जानते हैं, छोटा रह जाता है जिसके अंदर पर्सन। किससे होता है ये, अनुवांशिकता होती है। अनुवांशिकता मतलब जो हमें हेरिडिटी से मिली है, हमारे पेरेंट्स से मिली है। आप सभी ने जीरो मूवी देखी होगी, है ना। तो जीरो मूवी में क्या होता है, जो शाहरुख खान होता है वो बौनापन हो जाता है, और वो क्या बोलता है अपने पापा को कि ये सभी आपकी वजह से हुआ, आप इतना गुटखा वगैरह खाते हैं तो आपकी वजह से ही मैं बोना रह गया। मतलब आपके मम्मी उस तरह से थे कि मैं बोना रह गया आपके वो गुटखा खाने की वजह से। तो क्या है, इसको क्या पता चला आपको बौनापन क्यों हो रहा है, कि अनुवांशिकता की वजह से हो रहा है और आयोडीन की कमी के कारण भी हो जाता है,
ठीक है। लेकिन फर्स्ट मेजर कारण क्या है, आनुवांशिकता की वजह से, जो भी उनके पेरेंट्स में था वो बच्चों में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने कार्यस्थल पर ऊर्जा बचाने के 8 सुझाव दीजिए। ठीक है, आप जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ कार्यस्थल है आपका, वहाँ पर आप ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। तो आप ये नॉर्मली भी बहुत इजीली लिख सकते हैं कि पंखे लाइट बंद कर देना चाहिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है, कार्यस्थल पुराने बल्ब की जगह CFSL लगाना चाहिए, यह बिजली बचाने में सहायक होता है। ठीक है, पुराना बल्ब हटा दें और क्या लगा दें, CFSL का। उपकरणों की ज़रूरत ना होने पर उनका स्विच जो है बंद कर देना चाहिए। अगर आप चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइट पंखा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको बंद कर दीजिए। दिन के समय लाइट को बंद रखें और घर की खिड़कियां व पर्दों को हटा दें और सूरज की रोशनी के भीतर काम कर सकते हैं आप। घर में LCD TV लगवा लें व प्लाज्मा TV से कम बिजली भी खपत होती है। ठीक है, LCD का TV लगा ले और जो नॉर्मल टीवी से वो कम खपत करता है, कम बिजली लेता है। कार्यस्थल पर 40 वाट ट्यूब की जगह 36 वाट की पतली ट्यूब लगा दें। ठीक है, 40 की जगह कितनी, 36 के लगा दें। फ्रिज के साल की जांच समय पर करनी चाहिए और देखने की उसमें साल ढीली ना हो। ठीक है, साल मतलब फ्रिज की जितनी भी साल है, सील है, उनको आप चेक करते रहें कि ढीली तो नहीं है वो। वॉशिंग मशीन का उपयोग तभी करें जब कपड़ों की मात्रा अधिक हो। ठीक है, जब भी आपके पास ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाए तब आप इस यूज़ करो उसका। ये नहीं कि 2 कपड़े हो गए चलो वॉशिंग मशीन में धो लें, फिर नेक्स्ट डे फिर 2 कपड़े हो गए तो वॉशिंग मशीन में धो लें। तो जिनके पास वॉशिंग मशीन होती है वो क्या करते हैं, वो हफ्ते में 1 दिन वॉशिंग मशीन लगाते हैं कि अब 1 हफ्ते के पूरे कपड़े हो गए, उनको एक साथ धुल लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बिजली बच जाएगी। कंप्यूटर प्रिंटर को लिप और में सेट करें और अपना उपकरण का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो इसे बिजली की बचत हो जाती है। ठीक है, तो अगर यूज नहीं कर रहे हैं उन चीजों को तो उनको रख दें, बिजली की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेयॉन तथा रेशम तंतु को जलाने पर किस प्रकार की गंध आती है तथा कैसे अवशिष्ट बच जाते हैं। जब आप रेयॉन या रेशम का तंतु जलाते हैं, जब ये कपड़े आप जला रहे हैं तो कैसी स्मेल आएगी, और जब वो जल जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके जलने के बाद क्या अपशिष्ट जो है वो रह जाएगा। तो क्या है, रेशम जलते कागज की गंध देता है। रेशम कैसे देता है, जैसे कागज जलता है ना वैसी वाली स्मेल देता है। और छोटे काले मोती जैसे राख हाथों में मसली जा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे मोती जैसे राख होती है जिसको हम हाथों में ऐसे मसल सकते हैं, ऐसी वाली होती है इसमें। और रेयॉन क्या होता है, जलते समय कागज की गंध आती है, इसमें भी जलते समय कागज जैसी गंध आती है। अति कम मात्रा में हल्की भुरभुरी राख बच जाती है। ठीक है, हल्की मात्रा में और भुरभुरी वाली राख इसमें बच जाती है। लेकिन पहले वाले में क्या था, कुछ गोल गोल सा बचता था, मोती जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग ना मिलने पर किशोरों के व्यवहार में कौन से 5 विकार हो सकते हैं। अगर आपने जो किशोर है उसका सहयोग नहीं किया, उनकी बातों को नहीं माना, उन्हें नहीं समझा, उनके बिहेवियर को, तो किस तरह से जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और क्या 5 विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, समाज विद्रोही कार्य करना। अगर आप उनको नहीं समझते, उनकी बातों को नहीं जानते, वो तनावग्रस्त हैं, उनकी बातें, उनकी चीज़ें नहीं समझ पाते, तो क्या होता है, वो सामाजिक रूप से जो गलत कार्य हैं, सामाजिक विद्रोही कार्य, उनमें वो संलग्न हो जाते हैं, वो करना स्टार्ट कर देते हैं जो गैर कानूनी होते हैं। सेकंड है आपका, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, अवसाद मतलब होता है कि जो पर्सन है उसको तनाव हो गया, तनाव या अवसाद। आप देखा है क्या बोलते हैं कि जो आपकी स्टेज होती है किशोरावस्था, वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है। तूफान की अवस्था इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम में बहुत तेजी से हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि क्या तूफान समझ रहा है, तो वो तूफान इसलिए का है। और तनाव इसलिए का है कि जो भी हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं हम उससे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। ठीक है, उससे कनेक्शन नहीं बिठा पाते, इसलिए हम तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये अवसाद क्यों है, क्योंकि ये टाइम जो पीरियड है हमारा, ये तूफान और तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में कमी आना। ठीक है, जब किशोर किशोरी होते हैं तो उनमें आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, उन्हें लगता है कि पता नहीं हम सबसे अलग तो नहीं है, हम क्या हैं। तो क्या होता है, उनका जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो भी बढ़ने लग जाता है, तो आत्मविश्वास में कम हो जाता है। आत्महत्या के ख्याल सोचना। ठीक है, इस एज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, किशोर होते हैं, अब उनको लगता है कि हम सुसाइड कर लें।
ठीक है। उन्हें लगता है जितने भी इशू हो रहे हैं वो मेरी वजह से हैं, हर प्रॉब्लम का कारण मैं ही हूँ। तो ये चीज़ें क्या है, नेगेटिवनेस आ जाती है उनके अंदर। तो ये क्या करते हैं इस टाइम पे, बच्चे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और कई लोग कर भी लेते हैं और कुछ ट्राई करते हैं और बच जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। आपको जो भी इशू हो रहा है आप शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स में नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड में कीजिए। अगर इन सबसे भी नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट है डायरी लिखिए, ठीक है। डायरी लिखने से क्या होगा, जो भी चीज़ होगी आपके मन में आप वो लिख देंगे, है ना। और बाद में जो भी कुछ इशू होगा वो आपको नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे अपनी लाइफ को। और ऐसे गलत ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे सुसाइड करने का, बहुत गलत बात है ये। नेक्स्ट है नशे की आदी हो जाते हैं, ठीक है। ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रेंड्स ने सिखा दिया, फ्रेंड्स में लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से, और जो इस एज में क्या होता है, जो फ्रेंडशिप होती है उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे, जो हमारा पूरा जीवन लाइफ होती है पूरी, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स भी आपको चुनने हैं जो आपको सही मार्गदर्शन करें आपका। शिशु के जन्म से 1 वर्ष के बीच हो रहे क्रियात्मक विकास की तालिका बनाइए, ठीक है। जब शिशु पैदा हुआ है और 1 वर्ष तक में हुआ है तो किस एज में है वो, इन्फेंसी में। इन्फेंसी मतलब शेषवा अवस्था में है, तो कौन कौन सी वो क्रियात्मक अवस्था करेगा। क्रियात्मक मतलब कि कौन कौन सी से क्रियाएं करेगा। तो क्या सबसे पहले 0 to 2 में क्या करेगा वो, 0 to 2 मंथ है ये। इस समय शिशु सिर्फ अंगड़ाई लेता है और पैर मारता है और मुट्ठी बंद करता है, ठीक है। इतनी एक्टिविटी करता है बस। और 2 से 4 महीने में, इतने महीने का शिशु अपने हाथों से वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है, जैसे खिलौनों को पकड़ना और चमकीली वस्तुओं को घूरना, इस तरह की एक्टिविटीज करता है। 4 से 6 महीने में, इतने महीने का बच्चा पलट सकता है, पेट के बल लेटता है, कोहनी भी यूज करता है अपनी, और गोदी में आने के लिए अपने हाथ भी बढ़ाता है, ठीक है। 4 से 6 महीने का देखा ना आपने, ऐसे हाथ फैला लेता है कि ले लो मुझे, कोई खड़ा पर्सन दिख रहा है तो हाँ ले लो मुझे, क्योंकि उसे पता है वो खड़े हैं तो वो मुझे घुमान ले जाएंगे, तो इसलिए। नेक्स्ट है आपका 6 महीने। तो 6 महीने में क्या करता है, सिर उठा के सीधा बैठ सकता है और बिना किसी के सहारे वह वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है, ठीक है। बिना किसी के सहारे वो बैठ सकता है और कोई भी चीज़ को चाहिए तो उसका वो हाथों का यूज़ करता है उसे उठाने के लिए। और 8 से 6 महीने में, इतने महीने का बच्चा घुटनों पर चलना प्रारंभ कर देता है, फर्नीचर का सहारा लेकर वह खड़ा भी हो जाता है और सभी वस्तुओं को काटना व चबाता है। सभी वस्तुओं को काटना, पता है इस एज में क्या होता है कि जो भी बच्चों को कुछ भी दोगे वो उसे डायरेक्ट अपने मुंह में रखता है, और उसको हाथ पकड़ाओगे वो हाथ भी मुंह में डालेगा, कोई भी चीज़ खिलौना दोगे वो भी मुंह में डाल देगा, सारी चीज़ें वो मुंह में डाल देता है। 10 से 12 महीने का जो लास्ट में क्या है, अब शिशु सहारे से चलना व खड़े होना सीख चुका होता है, हल्की वस्तुओं को धक्का दे सकता है, छोटी व बड़ी वस्तु उठाकर उसमें निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। उसे पता है कौन सी छोटी है कौन सी भारी है, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को उठाता है, उस हिसाब से करता है, मतलब थोड़ा वो मेंटली डेवलप हो चुका होता है जब वो लास्ट स्टेज में होता है 1 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवा की गारंटी तथा बिक्री के पश्चात सेवा के बीच अंतर उदाहरण की सहायता से बताइए, ठीक है। सेवा की गारंटी और बिक्री, इसके पश्चात जो भी चीजें होती है उसको आपको बताना है कि कैसे होता है विद एग्जांपल्स। तो गारंटी क्या है, देखिए, किसी उपकरण की कार्य प्रणाली का दावा करना कि वह कब तक सही से चल सकती है, दिए गए समय में अगर हमारा उपकरण खराब हो जाता है तो उसको उसकी मुफ्त सेवा दी जाती है, ठीक है। उसको जो भी चीज़ है वो मुफ्त में दी जाती है, ठीक। मुफ्त मतलब सेवा मतलब मुफ्त में, फ्री में वो चीज़ दी जा रही है। आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ लेके आए, अगर वो डेट एक्सपायर है तो आप उसे वापस दे के आते हो और उसके बदले में वो दूसरी आपको चीज़ देता है, वो भी फ्री में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्या ये चीज़ें आप नॉर्मल चीज़ें, गारंटी चीज़ें, वारंटी चीज़ें आप सभी जानते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ लेते हैं उसमें देखते हैं कब की गारंटी है, क्या चीज़ है, ये सभी चीज़ें। उदाहरण के लिए क्या है, फ्रिज की 5 साल की गारंटी दी गई है, यदि वह इसी बीच में खराब हो जाता है तो वह ठीक करके दिया जाएगा, वो भी बिना पैसे लिए। अगर 5 साल में वो खराब होगा तो वो ठीक करेंगे उसे और बिना पैसे लिए भी छोड़ देंगे। बिक्री पश्चात सेवा क्या है, उपकरण के प्रयोग के बाद अगर वह टूट फूट जाती है तो उस उपकरण की मरम्मत या बदलने की स्थिति में इसे ठीक करना की सेवा को सस्ते में उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। बिक्री पश्चात सेवा क्या है कि आप कोई चीज़ खरीद के ले गए हैं, वो टूट फूट गई है तो उसकी जो उसको मरम्मत करना, उसको ठीक करने के लिए वो पैसे तो लेंगे लेकिन कम मात्रा में पैसे लेंगे। ठीक करने की सेवा कितनी होगी, सस्ती होगी, लेकिन पैसे लेंगे वो, लेकिन सस्ता काम करेंगे। नेक्स्ट है, वृद्ध व्यक्ति के लिए एक सामान्य आहार में गुणात्मक संशोधन करने के लिए आप कौन से 4 परिवर्तन करेंगे, ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति है, उसका सामान्य आहार है, उसे किस प्रकार का आहार देंगे आप, कैसी योजना जो है, किस तरह की प्लानिंग आप करेंगे।
एक वृद्ध व्यक्ति का सामान्य आहार चबाने योग्य तथा सुपाच्य होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप चीज़ उसे दे रहे हो वो पचाने योग्य होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए, वो आराम से खा सके। मसाले और तेल वाला नहीं होना चाहिए। फल व सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, उन्हें फल और सब्जी ज़्यादा खिलानी चाहिए। तरल पदार्थ देने चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि इस एज में आते थे क्या उन्हें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जो इशू होता है वो हो सकता है, तो इसलिए अधिक मात्रा में इन्हें पानी भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने के 4 प्रसिद्ध घरेलू विधियों के नाम बताइए। खाद्य संरक्षण मतलब खाने को आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। घर पर सेब को परीक्षित करने की 4 विधि बताइए। आप जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और सेब को सुरक्षित रखने के तरीके बताइए, किस तरह से आप एक सेब है उसको लॉन्ग टाइम तक अपने पास रख सकते हैं। तो घर में सुरक्षित की विधि क्या है, खाद्य पदार्थ को निर्जलीकरण क्या था, मैंने बताया था आपको कि जो भी आप चीज़ लाए हैं उसका जो पानी है, उसकी जो नमी है, उसको सुखाकर रख लीजिए, वो लंबे टाइम तक चल जाती है। उसके बाद है हिमीकरण क्या है, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें नमी को बनाए रखना होता है। ऐसे पदार्थ को कम ताप में सुरक्षित किया जाता है ताकि वे अधिक समय तक चल सके, इसलिए इन पदार्थों को बर्फ या फ्रिज में स्टोर किया जाता है। हिमीकरण क्या है कि कोई भी चीज़ आपको ठंडे स्थान पे रखनी है, बर्फ या फ्रिज में रखनी है। हिमीकरण समझ आ रहा है, हिम मतलब बर्फ। नेक्स्ट है वायु रोधक बनाना। वायु से सूक्ष्म जीवों का संक्रमण बढ़ जाता है। ठीक है, वायु जो होता है उससे क्या होता है, जो सूक्ष्म चीजें होती है, जो भी चीजें होती है उनसे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनका संपर्क बनता है और चीजें खराब हो जाती हैं। तो जो भी चीज आप रख रहे हो वो वायु वहां नहीं पहुंचनी चाहिए, वायु रोधक होनी चाहिए वो जगह जहां आपने रखा है उसे। बोतल डिब्बों में डाल दीजिए। संक्रमण से सुरक्षा, फल सब्जी मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से खराब हो जाते हैं। फल व सब्जियों को लाना ले जाना चाहिए। फलों के छिलकों पर चोट नहीं लगनी चाहिए और चोट लगने पर वह सड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ले रहे हैं तो उन पर चोट नहीं होनी चाहिए, कुछ कहीं पे निशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर स्वच्छ होना चाहिए, वो अच्छा दिखना चाहिए। सेब को घर से परीक्षण कैसे करेंगे आप। सेब को घर में कभी भी काट के नहीं रखना चाहिए। जब आप सेब को रख रहे हैं तो सेब को आप काट के मत रखिए, क्योंकि अगर सेब को आप काट के रखते हैं तो वो काला काला हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए कभी भी कहीं जाते भी है तो पूरा नॉर्मल सेब बंदा सेब लेके जाता है, अगर सेब काट के उसके पीस नहीं ले जाता, क्योंकि वो काला काला हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता देखने में और खाने का मन भी नहीं करता। सेब को हमेशा ठंडी जगह में ही रखना चाहिए। सेब को धो के साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सेब ला रहे हैं घर पे तो उसको पहले अच्छे से सारे सेब धो लीजिए और उसके बाद उसको फ्रिज में रख दीजिए, जहाँ भी आपको रखना है वहाँ रख दीजिए। अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा खरीदने के लिए कौन से 6 गुणों की जांच करेंगे। ठीक है, आपको अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा खरीदना है तो आप कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे कपड़ा खरीदते समय। तो क्या लिखेंगे, तंतु की लंबाई, कि जो भी आपने कपड़ा लिया है उसको ध्यान से देखेंगे कि उसकी लंबाई जो वो प्रॉपर है या नहीं, मैं जो बंदा खरीदने गया उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है वो कपड़ा। उसके बाद है अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता मतलब कि अगर वो कभी गीला हो जाता है तो वो पानी को अच्छे से अवशोषित कर पाता है या नहीं कर पाता। जैसे सूती कपड़ा हो गया, अगर पानी गिरा है तो वो अवशोषित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इस तरह का आपको कपड़ा लेना है जो आपको अवशोषित कर सके, नमी को सोखे। ताप संचालन, कपड़ा खरीदते समय कपड़े को ताप संचालन को भी देखना चाहिए, वह हमारे शरीर को गर्म प्रदान करेगा या ठंडक। ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या ताप दे रहा है वो आपकी बॉडी को, ठंडक फील करवा रहा है या गर्म फील करवा रहा है। तो आपको ठंडा और गर्म किस हिसाब से कैसे लेना है कपड़ा, सीजन के अकॉर्डिंग लेना है। अगर ठंड में ले रहे हैं तो ऐसा कपड़ा लेना है जो गर्म आपको महसूस करवाए। ठीक है, ऊनी कपड़ा। अगर आप गर्मी में ले रहे हैं तो ऐसा कपड़ा लीजिए जो ठंडक महसूस करवाए, जैसे सूती कपड़ा। तो इस तरह को आपको अपने मौसम के अनुसार वस्त्र लेना है। लचीलापन होना चाहिए, मतलब कपड़ा थोड़ा ढीला ढाला होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर, ताकि उसको उतारना और पहनना ईजी हो सके आपके लिए। उसके बाद है दृढ़ता। वस्तु का चयन करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कपड़ा कितना दृढ़ है। भीगने के बाद कपड़े की मजबूती तो कम नहीं हो जाती, जैसे सूती कपड़े को भिगोने के पश्चात भी सुदृढ़ रहता है, वो नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन रेशमी वस्त्रों को बहुत नाजुक होते हैं, भीगने के बाद इतने सुदृढ़ घट जाती है, और ऊनी वस्त्र को भी भीगने के उसके तंतु कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो जो कपड़ा आपने लिया है वो सुदृढ़ता है उसके अंदर या नहीं है। उसके बाद है आपका आकृति। जब भी आप कपड़ा लेने जा रहे हैं तो आप देखेंगे उसकी आकृति क्या है, कौन सी शेप में वो कपड़ा जो है वो आपको मिल रहा है। उसके बाद है उपयोग। कपड़ा खरीद समय उपयोग जो ध्यान में रखना चाहिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कपड़े की
अवसर के, और आपको देखना है उपयोग कपड़े का कि जो आप कपड़ा खरीद रहे हैं उसका उपयोग आप कहाँ करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या था कि आप कौन सी जगह पे कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, तो आपको अवसर के अकॉर्डिंग कपड़े भी लेने हैं उपयोग के अनुसार, कि अगर आप लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो आप कैसा कपड़ा लेंगे, अगर आप शादी में जा रहे हो तो कैसा कपड़ा लेंगे, और अगर आप वृद्ध व्यक्ति हो तो किस हिसाब से आपको कपड़ा खरीदना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई नया कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में सौर ऊर्जा किन 3 तरह से उपयोग की जा सकती है। किस तरह से आप सौर ऊर्जा का जो यूज है वो कर सकते हैं अपने घर में। तो पहला क्या है, भोजन को पकाने में। वैसे तो सौर ऊर्जा की विधि विभिन्न प्रकार से प्रयोग की जा सकती है, परंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में माना जाता है। ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको ही हम सौर ऊर्जा के रूप में देखते हैं। इससे हम घर में भोजन पकाने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जो भी सूर्य ऊर्जा होती है, हमारी सौर ऊर्जा होती है, उसका हम यूज कर सकते हैं घर में ही भोजन पकाने में। रोशनी के लिए कर सकते हैं। सौर ऊर्जा रोशनी व उष्मा दोनों के रूप में हो सकती है। इसका उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। हम घर में इसे बिजली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पंखा व जल पंप आदि भी चलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो सौर ऊर्जा से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनाज सुखाने के लिए। ये तो सभी को पता है, धूप में हम जो गेहूं वगैरह अनाज चीज़ें उनको रखाते हैं और वो सूख जाते हैं वहाँ, तो हम इनका यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, गृह व्यवस्था के साथ काम करने वाले किन्हीं 4 कार्यकर्ताओं के नाम लिखिए। ठीक है, गृह व्यवस्था में एक गृहिणी की गृह व्यवस्था में उसके परिवार के अन्य सदस्य जैसे स्त्री पुरुष उसके काम आते हैं, जैसे उसकी बेटी बेटा या उसकी बहू। ठीक है, जब भी एक काम हो रहा है, जो भी घर का काम हो रहा है, तो उसमें कौन कौन हेल्प कर सकता है, उसका पति भी कर सकता है, बेटा बहू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं उसकी हेल्प कर सकता है घर में काम करने में, ताकि उसका काम जो है वो ईजी हो जाए और वो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए आपकी क्लास में इतने क्वेश्चन हो गए, इनफ है। और आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, उनको समझना है, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको कोई भी इशू हो उसको बताइए आप। आज की क्लास में इतना ही, और जो भी और आपकी जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होती है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।